एक्सरसाइज आपका ये 4.1 है। 3 का 2 नंबर तक पीछे बता चुके हैं। 3 का 3 नंबर का सवाल को अपने गणित में ध्यान से देखना है। 3 का 3 में कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ये अज्ञात है कितना खिलौना निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य कह रहा है एक खिलौने का उत्पादन मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल मिलाकर कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। कह रहा है एक दिन ऐसा है कि कुछ खिलौना निर्मित करता है, ठीक है। अब कितना खिलौना निर्मित करता है ये पता नहीं है, तो इस खिलौने की मतलब निर्माण की संख्या को आपको सबसे पहले इसमें मानना पड़ेगा कि एक दिन में कितना खिलौना निर्मित करता है, ठीक है। अब कह रहा है एक खिलौने का मूल्य जो है 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटा देने के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि मान के चलो कि एक दिन किसी दिन खिलौना जो है x निर्माण किया, तो एक खिलौना का मूल्य जो है वो 55 माइनस x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जा करके कह रहा है पूरे खिलौने का लागत रुपए जो है, पूरा जो खिलौना बनाया उसका लागत रुपए जो है वो 750 रुपये है। हाँ, तो ये में पूछ रहा है कि हम उस दिन निर्माण किए गए निर्मित खिलौने की संख्या को ज्ञात करना चाहेंगे। फिर पूछ रहा है कि उस दिन जो है कितना खिलौना बनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ समझिए कि एक दिन किसी दिन जो खिलौना बनाया गया इसकी जानकारी पता नहीं है, ठीक है ना, कितना खिलौना बनाया गया। इसको हम लोग मानेंगे माना कि, लिखिए माना कि किसी दिन निर्माण, माना कि किसी दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बराबर x, ये हम लोग मान लेंगे। अब इस सवाल में कह रहा है कि एक दिन, हाँ, एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य कह रहा है इसमें कि 55 में से एक दिन जो किसी दिन निर्माण किए गए खिलौने को घटा दीजिए तो इसके बराबर हो जाएगा। ये 55 माइनस x जो है एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा। सवाल में कहा गया ये बात को, हाँ, तो ये एक खिलौने का मूल्य हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि कुल लागत जो है 750 रुपये लगता है, कुल लागत 750। अब एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x है, ठीक है, और खिलौने की संख्या x है। अगर एक खिलौने के मूल्य में टोटल खिलौने की संख्या को गुना कर दीजिएगा तो कुल लागत पता चल जाएगा। जैसे आपको कहेंगे कि एक कलम का मूल्य 5 रुपये है, तो 15 कलम के मूल्य क्या होगा, तो क्या करिएगा 15 गुना 5 करिएगा ना। हाँ, ठीक उसी प्रकार से कह रहा है खिलौने की संख्या x है और एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x है। जब ये दोनों को गुना कर देंगे तो कुल लागत के बराबर हो जाएगा, 750 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए इसको यहाँ पर लिखना है x इंटू 55 माइनस x बराबर 750। ये हम लोग इस ढंग से इसको लिख देंगे। अब इसमें हम लोग को गुना कर देना है। 55 से इसमें गुना करेंगे, x से 55 में गुना करेंगे 55x हो जाएगा, x से माइनस x में गुना करेंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 750। अब फिर क्या करेंगे, इसको इधर 0 रख देंगे, बाकी सब ये दोनों को उस साइड लेके चलेंगे। माइनस x स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा x स्क्वायर। ये 55x प्लस में है, ये उस साइड चला जाएगा तो माइनस
55x, ये 750 इसी साइड है तो 750 प्लस में ही रहेगा। अब करना क्या है, इसका फैक्टर करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना पे टूटेगा, तो देखो जब हम लोग 30x माइनस 25x करते हैं, 30 माइनस 25 करेंगे, माइनस 30x माइनस 25x तो 55x फुट जाएगा। हाँ, माइनस 30x माइनस 25x करेंगे, दोनों माइनस में है तो 55x फुट जाएगा। और ये दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट के गुना के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये दोनों को गुना करेंगे 25 या 75, एक्स स्क्वायर मतलब 750 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट को गुना करके 750 एक्स स्क्वायर हो जा रहा है। अब यहाँ पर लिखेंगे 750 बराबर 0। अब फिर क्या करने हैं, गुणनखंड में ये दोनों के बीच कॉमन लेंगे और ये दोनों के बीच कॉमन लेंगे। आपकी किताब में बस इतना ही आंसर मिल जाएगा, ये आपकी किताब का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये किताब का आंसर ये मिल जाएगा। लेकिन किताब में ये भी कहा गया है कि हम जानना चाहेंगे कि उस दिन कितना खिलौना बनाया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग खिलौने की संख्या निकाल रहे हैं। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 30, यहाँ पर माइनस 25 कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 बराबर 0। अब फिर यहाँ से दो खंडों में इसको व्यवस्थित कर देंगे गुणनफल के रूप में, तो ये ऐसा हो गया। अब फिर यहाँ पर सेपरेट कर देंगे, x माइनस 25 बराबर 0, x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 25 और x बराबर हो जाएगा 30, ठीक है। तो उस दिन खिलौना जो बनाया उस खिलौने का एक संख्या जो होगा या तो 25 होगा या तो 30 होगा। अगर 25 खिलौना बनाया गया होगा तो इसका एक खिलौने का मूल्य जो है 25 घटा देंगे तो वो हो जाएगा। अगर 30 खिलौना बनाया गया होगा तो 30 इसमें से घटा देंगे तो एक खिलौने का मूल्य इतना हो जाएगा। हम लोग को मूल्य नहीं कह रहा है कि उस दिन कितना खिलौना बनाया गया था, ठीक है ना। तो उस दिन जो है खिलौना या तो 25 बनाया गया होगा या 30 बनाया गया होगा, ठीक है। ये दोनों आंसर इसका होगा, ठीक है। 4 नंबर में सवाल कह रहा है, देखिए ध्यान से, सवाल को जितना पढ़ोगे उतना समझ में आएगा। 4 नंबर में कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 117 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के चर गुणे के बराबर हो तो हमें संख्याओं को ज्ञात करने की ज़रूरत है। संख्याओं को ज्ञात करने की ज़रूरत है। तो चलो, दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग दिया है, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो यहाँ पर मान लेंगे दो धनात्मक पूर्णांक पता नहीं है तो इसलिए यहाँ पर मानना पड़ेगा। माना कि छोटी धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक हो, दो धनात्मक पूर्णांक है, इसमें से एक छोटा धनात्मक पूर्णांक होगा, एक बड़ा धनात्मक पूर्णांक होगा। माना कि छोटी धनात्मक पूर्णांक x, बड़ी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग y मान लेंगे, बड़ी धनात्मक पूर्णांक y। प्रश्न में कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, यानी पहला जो है इसका वर्ग x स्क्वायर, x का वर्ग x स्क्वायर हो जाएगा और y का वर्ग y स्क्वायर हो जाएगा। जिस दिन x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर को जोड़ देंगे उस दिन वो क्या कहलाएगा, x का वर्ग और y का वर्ग का योग, दो धनात्मक पूर्णांकों का वर्गों का योग। दो धनात्मक पूर्णांकों का वर्गों का योग का अर्थ हुआ क्या कि x स्क्वायर अजोड़ y स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देना x स्क्वायर अजोड़ y स्क्वायर बराबर करा दो धनात्मक पूर्णांकों का वर्गों का योग कितना है 117, तो इसके बराबर 117 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। अब अगेन फिर इसमें एक बात कह रहा है, अगेन क्या कह रहा है यदि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या हम लोग क्या माने हैं, छोटी संख्या x माने है ना, तो इसका वर्ग यानी x स्क्वायर, इसका वर्ग मतलब छोटी संख्या का वर्ग मतलब x स्क्वायर
बड़ी संख्या के चरगुने के बराबर है। बड़ी संख्या क्या है? y, इसके चरगुने के बराबर है। कह रहा वाई स्क्वायर जो है वो 4y के बराबर है। इसी का मतलब भाषा हुआ कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के चरगुने के बराबर है। ये इतना लिख देंगे, इसको लिख देंगे समीकरण 2। अब यह एक्स स्क्वायर बराबर 4y है, इसको इसमें नोट कर देना है। तो यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 में एक्स स्क्वायर का मान रखने पर, एक्स स्क्वायर का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। हाँ, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जगह पर 4y लिख देंगे, तो यहाँ पर 4y हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। हाँ, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सजा के लिख देंगे मानक रूप में, वाई स्क्वायर प्लस 4y। ये 117 को इधर लाएंगे तो माइनस 117 बराबर 0। तो ये किताब में आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन किताब में ये भी कहा है, हाँ क्या कहा है कि हमें संख्याओं को ज्ञात करने की ज़रूरत है। अब हमें संख्याओं को ज्ञात करने की ज़रूरत है, तो अब यहाँ पर इसका फैक्टर करके एक्स और वाई दोनों का मान निकाल करके बताना है कि बड़ी और छोटी धनात्मक पूर्णांक क्या क्या है। चलिए, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 117 बराबर 0। अब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। तो फैक्टर करेंगे तो कितना पे टूटेगा वो पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। गुणनखंड करेंगे तो माइनस आपका 117 एक्स वाई स्क्वायर होता है, गुना करके फर्स्ट और लास्ट को, फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं तो माइनस 117 वाई स्क्वायर है। और माइनस 117 वाई स्क्वायर को दो खंडों में तोड़ना है। कितने पे टूटेगा? 117 वाई स्क्वायर है, इसका सबसे पहले खंड कर लेंगे तो कितना से लगेगा? तो 3 से तो लगेगा ही लगेगा। 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 नमा 27, तो ये 39 हो जाएगा। फिर इसमें लगाएंगे हम लोग 3 से, 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा ना। अच्छा, 9 3 तिया 9, 9 गुना 13 करेंगे 117 होगा, और 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा ना। अगर हम लोग 13 में से ये दोनों को गुना करके घटाएंगे, 3 तिया 9, 13 में से 9 जाएगा तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। 13 और 9 को गुना करेंगे तो 117 होगा ना। 13 और माइनस 9 को गुना करेंगे माइनस 117 होगा। और ये 13 में से 9 जाएगा तो 4 बीच वाला आ जाएगा। तो इस प्रकार से 13 और 9 पे ये खंड टूटेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 13y माइनस 9y माइनस 117 बराबर 0। अब इसमें हम लोग कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे तो y प्लस कितना होगा? 13। इसमें माइनस 9 कॉमन लेंगे तो y प्लस, ठीक है, हाँ 13 नामा 117 होता है तो 13 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या? y माइनस 9 इंटू वाई प्लस 13 बराबर 0। फिर सेपरेट कर देना होगा, y माइनस 9 बराबर 0 और y प्लस 13 बराबर 0। y बराबर 9 हो जाएगा और y बराबर माइनस 13 हो जाएगा। तो ये ऋणात्मक पूर्णांक हुआ। तो हमें धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात करने की ज़रूरत है, इसलिए ये माइनस में जो वैल्यू आया है ये अमान्य होगा, ठीक है ना, अमान्य वैल्यू हो जाएगा और ये मान्य वैल्यू हो जाएगा। तो यानी कि y का मान 9 आ गया। अब समीकरण 2 समीकरण 2 है क्या? एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, एक्स स्क्वायर बराबर 4 इंटू 9, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 9 चौके 36, एक्स बराबर अंडर रूट 36 और 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? 6। तो अतः छोटी धनात्मक पूर्णांक छोटी धनात्मक पूर्णांक 6 और बड़ी धनात्मक पूर्णांक 9, यही दोनों आंसर हो जाएगा, 9 और 6।
बड़ी धनात्मक पूर्णांक 9 आ गया और छोटी धनात्मक पूर्णांक 6 आ गया। चलिए, तो ये हो गया आपका 3 का 4 नंबर। अब आगे हम लोग 5 नंबर का देखते हैं। आपका किताब में आंसर बस इतना ही है, ठीक है। ये आपका किताब का आंसर मिल जाएगा y² + 4y - 117 = 0। आपको जो सवाल में कहा गया उसको लेकर के हम लोग पूर्णांक को निकालें। 5 नंबर में 5 नंबर बहुत ही अच्छा सवाल है, समझने योग्य सवाल है, ध्यान देना। चलिए ध्यान से देखिए, अपनी गणित में अपनी गणित सामने खोल के रखने का काम करिए। कह रहा है एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपये है। एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपये है। यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता और इसकी कीमत 2 रुपये कम होती तो टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित रहती। देखो, यह 3 का 2 नंबर जो है उसी पर आधारित ये भी सवाल है, लेकिन इस सवाल में कुछ बात को मतलब जो है ना स्किप कर रहा है, यानी सवाल में कुछ मतलब बातों को छोड़ा जा रहा है, लेकिन वो समझने के लिए ही छोड़ा गया है। कह रहा एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपये। कह रहा एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपये। तो ये नहीं बताया कि 1 मीटर टुकड़े का कीमत कितना है, सिंपल कहा कि एक कपड़े के टुकड़ा है और उसकी कीमत 200 रुपये। कह रहा यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता, कपड़े के टुकड़े का क्या है 5 मीटर अधिक लंबा होता तो इसकी कीमत 2 रुपये कम होती, ठीक है। तो टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित रहती है। तो देखो यहाँ पर जो 2 नंबर है और 5 नंबर है एक जैसा बनेगा। इसके लिए हम लोग को पहले मानना पड़ेगा, माना कि लिखिए, माना कि कपड़े की कुल लंबाई, कितना बड़ा कपड़ा है ये तो पता नहीं है, कितना बड़ा कपड़ा है, 1 मीटर का मूल्य कितना है ये भी पता नहीं है। माना कि कपड़े का मूल्य, माना कि कपड़े का मूल्य कपड़े का क्या बोले लंबाई, माना कि कपड़े का लंबाई या कुल लंबाई बोलिए, कुल लंबाई बराबर x मीटर, कपड़े की कुल लंबाई x मीटर और 1 मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर कपड़े, 1 मीटर कपड़े का मूल्य है ना, 1 मीटर कपड़े का मूल्य। तो बताओ कि कपड़े जो है कुल लंबाई कपड़े का है ना कितना x मीटर और टोटल कपड़े का मूल्य कह रहा है, देखो टोटल कपड़े का मूल्य कह रहा है 200 रुपये है। हाँ, टोटल कपड़े का मूल्य कितना है 200 रुपये है और 200 रुपये टोटल कपड़े का मूल्य है। और इसमें कह रहा है क्या कि हम लोग माने क्या है कुल लंबाई x मीटर है। अब बताइए कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 200 में आपको x से भागा देंगे तभी ना 1 मीटर कपड़े का मूल्य पता चलेगा। जैसे आपको 2 नंबर में बताए थे कि 80 रुपये में जब x से भागा दोगे तभी ना एक किताब का मूल्य पता चलेगा। तो यहाँ भी वही बात है कि अगर 200 को 200 टोटल मूल्य है ना, टोटल को अगर कपड़े की कुल लंबाई से भागा दे देंगे तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य पता चलेगा कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य इतना है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल पे आते हैं। सवाल में क्या और कुछ कहा है, कह रहा यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता, ये देखो लंबाई x मीटर ही है। अब कह रहा है कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता, यानी x मीटर था तो उसमें वृद्धि कितना होगा 5 का, तो x प्लस कितना हो जाएगा 5। कपड़े का कुल लंबाई अब कितना होगा x प्लस 5 और कपड़े का जो है कीमत कितना करा है 2 रुपये कम हो जाता है, 2 रुपये कम। तो कपड़े का मूल्य क्या है 200/x, 1 मीटर कपड़े का ना। तो कह रहा है अगर 1 मीटर कपड़े में अगर 2 रुपये कम हो जाता है तो यानी कि 200/x - 2, ये 1 मीटर कपड़े का मूल्य अब कह रहा है। और 5 मीटर अधिक कपड़ा कह रहा है तो कपड़े का कितना टुकड़ा है मतलब कुल लंबाई कितना है x मीटर, उसमें 5 वृद्धि कर रहा है, 5 मीटर वृद्धि कर रहा है तो क्या हो जाएगा x प्लस 5, ये कपड़े का क्या हो जाएगा कुल लंबाई। और मूल्य कितना हो जाएगा 200/x - 2, ये क्या हो जाएगा 1 मीटर कपड़े का मूल्य। अगर ये दोनों को गुना कर देंगे तो कुल लागत के बराबर हो जाएगा ना। तो कह रहा है
क्या टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित रहता है, यानी कपड़े का टुकड़ा जो 200 रुपये में वो 200 रुपये में मिलेगा, ठीक है ना। लंबाई बढ़ा दिया, रुपया घटा दिया, लेकिन मूल्य वही रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर हम लोग को कपड़े का मूल्य को हम लोग यहाँ पर समीकरण के रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो पहले लिखते हैं 200/x माइनस कितना रुपये कम किया जी, तो इन्होंने 2 रुपये कम किया तो -2, और कपड़े का कितना लंबाई बढ़ा दिया तो 5 मीटर बढ़ा दिया तो x + 5। अगर ये दोनों को गुना कर देंगे तो कह रहा है मूल्य अपरिवर्तित रहता है, टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित रहती है, यानी 200 रुपये ही रहेगी। अब इसको हल कर देना। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। x 200 - 2x, यहाँ पर x + 5, ठीक है, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 बराबर 200। अब ऊपर वाले को गुना कर लेना है। 200 × x 200x, 200 × 5 तो कितना हो जाएगा 1000, -2x × x तो -2x², -2x × 5 तो -10x बटे नीचे x × 1 x, ठीक है, बराबर 200। बैक क्रॉस गुना कर देना है, बैक क्रॉस गुना कर देंगे, पहले लिख देंगे -2x² -10x + 1 200x + 1000 बराबर 200x। बैक क्रॉस गुना हो, दोनों साइड प्लस में 200x है, कट जाएगा। अब यहाँ पर -2x² है, -10x है, + 1000 है, ठीक है, बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन लेंगे, x² प्लस में हो जाएगा 5x, और माइनस में यहाँ हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए तो यहाँ प्लस वाला माइनस हो जाएगा 500 बराबर 0। अब -2 को अगर उस साइड भेज देंगे तो x² + 5x -500। अगर -2 उस साइड आता है तो ये गुना में है, उस साइड आएगा तो भागा में, 0/-2, और 0/-2 क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका कुल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें नहीं कह रहा है कि कपड़े का कुल मूल्य कितना है, बस इतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 सामने गणित खोल के रखिए। चार पॉइंट 2 1 नंबर का सवाल देखना है। करें ज्ञात करे कि x बराबर 3/2, x बराबर 3/2, x बराबर -4/3 समीकरण 6x² - x -12 बराबर 0 के हल है या नहीं। तो ये बच्चा क्लास का सवाल हो गया, एकदम नीचे क्लास का सवाल आपकी क्लास में दे दिए। 1 से लेकर के आपको यहाँ जो 8 नंबर तक है ये सब क्लास नीचे क्लास का सवाल है, ठीक है। एकदम आसानी से ये सवाल को आप लोग आराम से बना सकते हो अगर समझ गए ढंग से तो, ठीक है। तो देखो पहले समीकरण है 6x² - x -12 बराबर 0। करें ज्ञात करे कि, ज्ञात करे कि मतलब जो है x बराबर 3/2, x बराबर -4/3 इस समीकरण के हल है या नहीं। तो इसका 2 तरीका से बना सकते हैं। पहली तरीका है कि इसमें मान रख करके इसको संतुष्ट कर दो, ठीक है ना। अगर यह दोनों x का मान, ध्यान सुनो, अगर यह दोनों x का मान, एगो x बराबर 3/2, एगो x बराबर -4/3, अगर यह दोनों मान इस समीकरण में रखने पर इस समीकरण को अगर संतुष्ट कर दे रहा है तो एकदम बिल्कुल है कि इसका हल है। हाँ, दूसरा है कि इसको मतलब जिस प्रकार से गुणनखंड करते, गुणनखंड करके x का मान निकाल दो, 2 x का मान निकलेगा और x बराबर जो मान दिया गया है वो एकदम उसके बराबर हो जाएगा तो भी सेटिस्फाइड होगा कि हल है, ठीक है ना। चलिए, तो पहली तरीका है, एकदम साधारण तरीका है कि पहले x बराबर जो कह रहा है 3/2 इस पे रख करके हम लोग इसका जो है ना सेटिस्फाइड करने का काम करेंगे।
तो 6 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2, एक्स की जगह पर 3/2 माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। 6 गुना 9/4 माइनस 3/2 माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ पर हल करेंगे। 3 दूना, अच्छा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 9 तिया 27/2 माइनस 3/2 माइनस 12 बटे कुछ नहीं तो 1 बराबर 0। अब फिर क्या करना है, एलसीएम लेना। 2 2 1 का एलसीएम लेना। जब 2 2 1 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 2। 27 का यहाँ 27 नोट होगा माइनस 3 का 3 नोट होगा माइनस, यहाँ 1 से 2 में भागा लगाओगे 2 मरतबे, 2 से 12 में गुना करोगे 12 दूना 24 बराबर 0। अब ऊपर वाला को देख लो, -3 -24 -3 -24 -27 और +27, ये दोनों ऊपर वाला हल करके क्या हो जा रहा है 0/2 बराबर 0। यहाँ 0 बराबर 0। क्या आपने देखे कि x बराबर 3/2 इस मान को इस समीकरण में रखने पर इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर दिया, संतुष्ट कर दिया ना। जब यह मान x बराबर 3/2 इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर दिया तो हम लोग एकदम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो x बराबर 3/2 है इसका हल है। ठीक है ना, इसका हल है। अब फिर हम लोग दूसरा मान देख करके रखेंगे। अगेन x बराबर हम लोग का वैल्यू है -4/3 -4/3। अब -4/3 इस समीकरण पे रख करके देखेंगे तो समीकरण 6x² है, तो 6 इंटू -4/3 का स्क्वायर अब हो जाएगा। 6 इंटू -4/3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मान का माइनस और यहाँ का माइनस। ठीक है ना, समीकरण का माइनस, मान का माइनस, समीकरण का माइनस, जिस कारण यहाँ प्लस लिख रहे हैं। 4/3 बराबर -12 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे। 6 गुना -4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 4/3 -12 बराबर 0। अब देखो यहाँ 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो 16 दूना 32, ऊपर 32/3 अब प्लस 4/3 माइनस 12 बटे कुछ नहीं तो 1 बराबर 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम 3 3 1 का एलसीएम क्या होगा जी 3 होगा ना, ऊपर 32 प्लस 4 12 तिया 36 बराबर इधर 0। क्या आप ऊपर वाले को हल करके देखिए, 32 प्लस में है और 4 प्लस में है, तो 32 4 36, 36 में से 36 गया तो 0। तो यहाँ पर 0 बटे कितना हो जा रहा है 3 बराबर 0। अच्छा 0/3 क्या होगा, 0 बराबर 0। आपने क्या देखे, अगर हम लोग x बराबर -4/3 मान भी रखें तो इस समीकरण को क्या किया, सेटिस्फाइड किया। अगर सेटिस्फाइड किया तो वो हल है, अगर सेटिस्फाइड नहीं करता, 0 के बराबर 0 नहीं होता, तब हम लोग कहते कि ये हल नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये हल है, इसके लिए आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, हाँ ये हो गया पहला तरीका। इस तरीका से आप कर सकते हैं। ये बच्चा क्लास में देता है, 7-8 क्लास की सवाल है। ठीक है, और यही क्लास 10th का सवाल को भी आप ऐसे ही बना सकते हो। अब देखो इसका एक और तरीका है, मेथड 2, अभी जो आपको जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, दूसरा तरीका है क्या, इसको हल करके ही देख लेंगे। 6x² -x -12 बराबर 0। अब इसका फैक्टराइजेशन करके और हल करके देखेंगे, x का मान निकाल करके देखेंगे। ठीक है, 12 छके कितना होगा, 12 छके 72, 72 को तोड़िए, 9 8 72। हाँ अच्छा, -9 + 8 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, तो यानी कि ये टूटेगा 6x² -9x + 8x पे। अच्छा 9 8 72 -9x + 8x कितना होगा, -x पड़ेगा ना, और यहाँ पर -12 का 12 बराबर 0। ये फैक्टर हो गया। ठीक है ना, यानी इस गुणनखंड को -9 और 8 पर तोड़े। अगर -9 और 8 पे तोड़ते हैं तो बीच वाला पुरता है। ठीक है ना, और ये -9 और +8 को गुना करते तो फर्स्ट और लास्ट के गुना के बराबर आता है।
विथ साइन, चिन्ह के साथ गुना के बराबर आता है, ठीक है ना। अब बस इसमें क्या करना है जी, इसमें क्या करना है, कॉमन लेना है। दोनों में कॉमन क्या आएगा, 3x, 3x कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा। यहाँ पर 3 तिया 9, 3 बचेगा। यहाँ पर क्या कॉमन आओ, क्या कॉमन लोगे, 4, तो 4 दूना 8, 2x 4 तिया 12 बराबर 0। अब फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3 और फिर क्या लिखेंगे, 3x प्लस 4 बराबर 0। सेपरेट कर देंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 4 बराबर 0। अब 2x बराबर ये उधर जाएगा तो क्या होगा, 3x बराबर क्या होगा, 3/2 ये हो जाएगा। और यहाँ पर 3x बराबर क्या होगा, -4 और x बराबर -4/3। और ये जो कहा कि x बराबर 3/2, क्या x बराबर 3/2 आया है तुम्हारा, और x बराबर जो कहा -4/3, ये जो है x का मान, क्या हम लोग का हल करके यही मान आया ना। तो यहाँ से भी हम लोग का जांच होता है कि बिल्कुल ये सवाल में ज्ञात करने के लिए जो कह रहा है कि x बराबर 3/2, x बराबर -4/3, ये बिल्कुल आया हम लोग का, तो इसलिए इसका हल है होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे, हाँ ये दूसरा तरीका से हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ से लेकर के आपको पूरे 8 नंबर तक आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, सब सवाल एक ही जैसा बनेगा। या तो आप मान रख करके हल कर लीजिए या गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए, जैसा आपको फिट करता है वैसा बना लीजिए, हो जाएगा बनाने। तो ये 8 नंबर तक आपका होमवर्क हो गया, 8 नंबर तक आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, मान बैठा करके हल कर लीजिए। अब इसमें हम लोग देखते हैं कितना 9 नंबर का सवाल, बहुत ही आसान सवाल है। करेक्ट, यही सब सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा करके पूछता है। के किस मान के लिए x बराबर क्या दिया इन्होंने, 2/3, 2/3, ठीक है। और समीकरण दिया है के x², हाँ, -x-2 बराबर 0। करेक्ट, के किस मान के लिए, यानी के का मान निकालने के लिए कर रहा है, ठीक है। x बराबर 2/3 है, x बराबर 2/3, इसमें वैल्यू पुट करके के का मान निकाल देंगे, हो गया काम। के इंटू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3, x की जगह पर x का मान 2/3, -2 बराबर 0। यहाँ पर हल करेंगे, हाँ, यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर 4, ठीक है, 3 का होल स्क्वायर 9, तो ये के का यहाँ के ही रहेगा, -2/3 -2 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम ले सकते हो। 9 3 बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो, 9 3 1 कैल्शियम 9 होगा ना, यहाँ पर 4k होगा, यहाँ पर 3 तिया 9, यहाँ पर कितना होएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, अब माइनस यहाँ पर कितना होगा, 9 दूना 18, यही ना, बराबर क्या होगा जी, यही होगा। अब यहाँ पर बाई क्रॉस गुना करेंगे तो 4k -6 -18 बराबर 9 गुना 0, तो 9 गुना 0 0। अब यहाँ से क्या होगा, 4k बराबर, ये दोनों उस साइड जाएगा तो दोनों को हल कर लीजिएगा तो 24 हो जाएगा ना, माइनस में 18 6 कितना होगा 24, तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 24 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर k बराबर क्या होगा, 24/4, 4 6 24, तो k बराबर देख लीजिए आंसर 6 होगा, k बराबर 6 आंसर हो जाएगा, हो गया, ठीक है। k बराबर कितना 6, तो इसी के जैसा 10 नंबर भी बनेगा, ठीक है ना, इसी के जैसा 10 नंबर बनेगा। x बराबर मान रख देना, हल कर देना, आंसर हो जाएगा, बन जाएगा। इसी के जैसा 10 नंबर भी बनेगा, 10 नंबर में भी कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर -1/2 है और x के जगह पर -1/2 रख करके हल करोगे, k का मान निकालोगे, ठीक है, तो हो जाएगा करने के लिए। ये आपका होमवर्क के लिए छोड़ा जा रहा है। अब हम लोग 11 नंबर का सवाल देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल 11 नंबर है, ठीक है ना। 11 नंबर में कह रहा है a और b के किस मान के लिए, तो इसमें a और b दोनों मान निकालना है, ठीक है ना। एक बार x का मान 3/4 है और एक बार x बराबर -2 है और समीकरण दिया है ax² + bx - 6 बराबर 0। तो सबसे पहले समीकरण है ax² + bx - 6 बराबर 0, ये समीकरण है।
और x का 2 मान है, एक मान है 3/4, x बराबर 3/4, ठीक है ना। यह मान रख करके चेक करेंगे हम लोग, हाँ चेक नहीं करेंगे, समीकरण को ज्ञात करेंगे, नई समीकरण पता चलेगा। a x के जगह पर 3/4 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3/4 माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर हल करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9a और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस यहाँ पर 3b बटे कितना होगा 4 माइनस कितना होगा 6 बराबर 0। बटे में कुछ नहीं, माइनस 6 का तो 1 तो लिख सकते हो ना। अब एलसीएम ले लीजिए ना, बाकी के जैसा, जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे 6 4 1 का 16 4 1 का एलसीएम 16, तो यहाँ 9a प्लस 3b, यहाँ पर सॉरी 3b नहीं, 4 चौके 16 ना जी, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 12b होगा माइनस, यहाँ पर 16 छाके 96 बराबर 0, ठीक है। बाय क्रॉस गुना हो जाएगा, बाय क्रॉस गुना करोगे तो 9a प्लस 12b माइनस 96 बराबर 0, ये हो जाएगा। इसमें आप ये कर सकते हैं, ठीक है, कि 9a प्लस 12b बराबर उधर लेके चले जाएंगे 96, ठीक है। आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, कॉमन भी ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3a 3 चौके 12, b हो 4 भी हो जाएगा 96, 3 से इसको काटेंगे, ठीक है ना, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, तो ये 3a प्लस 4b बराबर 32 समीकरण 1 हो जाएगा। ये एक नई समीकरण पता चल गया कि 3a प्लस 4b बराबर 32। अगेन आपका x का वैल्यू है, x का वैल्यू अब क्या है जी, x का वैल्यू है 11 नंबर में -2। अब -2 इसमें रखेंगे, ax स्क्वायर है तो a इंटू -2 का स्क्वायर प्लस b इंटू -2 -6 बराबर 0, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, -2 का होल स्क्वायर 4a, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 2b बराबर -6 उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चाहे तो आप कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन ले सकते हो, तो 2 तो ले सकते हो ना, हाँ 2 ले सकते हो, 2 कॉमन लो मतलब ले लो तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 2a 2 एकम 2b बराबर 6, 2 तिया 6, तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस b बराबर 3, समीकरण कितना 2। अब ये दोनों समीकरण को आप हल कर दीजिए, किस विधि से हल करना चाहेंगे आपका इच्छा, प्रतिस्थापन विलोपन वज्र गुणन विधि। तो हम लोग सबसे अच्छा प्रतिस्थापन को ही मान चुके हैं अभी तक में, 3a प्लस 4b बराबर 32 समीकरण 1, ठीक है। और दूसरा समीकरण है 2a माइनस b बराबर 3 समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पर हल करते हैं, ये देखो ये दोनों को लाइक टर्म बना सकते हो, यहाँ 4 भी है, यहाँ 4 भी लाना पड़ेगा, हो जाएगा काम। तो इसमें 4 से गुना कर देते हैं, ऊपर वाले को सेम रखते हैं, 3a प्लस 4b बराबर 32, और नीचे वाले 4 से गुना करेंगे तो 8a माइनस 4b बराबर 12, हाँ ये ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर, ये दोनों कट जाएगा, 3a और 8a को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11a, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 44, 11 चौके 44, तो कितना होगा a का मान कितना निकलेगा जी, a का मान निकलेगा 4, a का मान निकलेगा 4, ठीक है। एक आंसर हो गया ये a का मान। समीकरण
समीकरण 1 में मान रख दीजिए a का, समीकरण 1 में हाँ a का मान रखने पर समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 3a प्लस 4b बराबर 32, तो 3 गुना 4 प्लस 4b बराबर 32, 12 प्लस 4b बराबर 32, 4b बराबर, ये इम्प्लाइज का चिन्ह देना है, इम्प्लाइज का जहाँ चिन्ह लगता है वहाँ लगाना है। तो 4b 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 32 माइनस 12, अब जब 32 में से 12 घटाइएगा तो 20 बचेगा, 4 पंचे 20, तो b बराबर 5। तो ये एक आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 12 का सवाल में है के किस मान के लिए x बराबर a दिया है। समीकरण क्या है, समीकरण नोट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस के बराबर 0 कह रहा है के किस मान के लिए x बराबर a, तो x बराबर हम लोग को a दे रखा है, ठीक है। तो x बराबर a मान इसमें पुट कर देंगे। देखो ये ऐसा बनाने से हम लोग को जो है ना ईजी पड़ता है, ठीक है ना, इसलिए आपको जो 1 से लेकर के 9 तक सवाल बनाने के लिए कहा गया है 8 नंबर तक ऐसा ही बनाना, ठीक है। नहीं तो गुणनखंड में जाओगे गलत कर बैठोगे, और मतलब कोई अगर अच्छा स्टूडेंट है बना सकते हो। चलिए a का मान a स्क्वायर माइनस a प्लस बी, एक्स की जगह पर a प्लस के बराबर 0, यहाँ मान रखेंगे a स्क्वायर में a से गुना करेंगे तो माइनस a स्क्वायर माइनस ए बी, ये a से इधर से माइनस से इधर से गुना हुआ, माइनस ए बी प्लस के बराबर 0, माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कट जाएगा, सिंपली k बराबर माइनस ए बी उधर जाएगा तो ए बी। तो यही आंसर हो गया। ज़रा आसान, बहुत आसान सवाल था ये। अब 13 का देख लेते हैं, 2 सवाल, पहला सवाल 13 का, बाकी सवाल आपको बनाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। के एक्स स्क्वायर समीकरण है माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, और x बराबर क्या दिया है, कोमा देकर के 2, x बराबर 2, आगे कोमा देकर के 13 का देखो ना सवाल में कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है और x बराबर 2 है, x बराबर 2 यहाँ नोट किए। अब यह मान इसमें रख करके k का मान निकाले, बहुत आसान सवाल है। k इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 2 प्लस 6, करें ना 7 क्लास और 8 क्लास की गणित को देखोगे ना भारतीय भवन, सवाल आपको मिल जाएगा ऐसा ही। 2 का स्क्वायर 4k माइनस 5 दूनी 10 प्लस 6 बराबर 0, 4k, अच्छा माइनस 10 प्लस 6 कितना होगा जी, 4 बराबर 0, माइनस 4 और 4 उधर जाएगा तो 4k बराबर 4, 4 से 4 कट गया 1, k बराबर 1। बताओ इससे आसान होता है क्या? ये 10 क्लास में है, बहुत आसान सवाल है। अच्छा, आज से 13 साल बच्चा एक कहा था कि सर जी 13 का 2 नंबर का आंसर नहीं मिलता है, ठीक है ना। अब देखो 13 का 2 नंबर का सवाल का आंसर नहीं मिलता है, आंसर मिलेगा अभी। समीकरण दिया है 6x स्क्वायर हाँ प्लस kx माइनस रूट 6 बराबर 0, और x बराबर हम लोग का दिया है x बराबर माइनस रूट 3/2 ये दिया है। अब यह मान इसमें रखेंगे, ठीक है ना। किसी ने कहा था कि इसका आंसर नहीं मिलता है सर, अब मिलेगा आंसर, देख लो 6 इंटू माइनस रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू माइनस रूट 3/2 माइनस अंडर रूट 6 बराबर 0। अब इसको हल करते हैं। देखो
अगर माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, होगा ना जी। √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, तो 6 × 3 / 4, 2 का स्क्वायर 4। अच्छा प्लस यहाँ पर लिखेंगे प्लस, अच्छा माइनस, प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पर हो जाएगा √3k/2, √3k/2 माइनस √6 बराबर 0। अब इसको काटेंगे 2 से, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 9/2 माइनस √3k/2 माइनस √6 बराबर 0। ठीक है, ऐसा करते हैं इसको कि इसको ये दोनों को उस साइड भेज देते, या आप ऐसे भी कैसे एलसीएम लो ना, जैसे करते हैं वैसे ही करो। एलसीएम 2 2 और नीचे 1 है, और 2 2 1 का एलसीएम 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 9 उतरेगा माइनस, यहाँ पर √3k माइनस 2√6, बैक्रॉस गुना करोगे ना, बैक्रॉस गुना करोगे तो 9 माइनस √3k माइनस 2√6 बराबर 0। ठीक है, अब उसको इस साइड उस साइड भेज दो, इसको उधर भेज दो, इसको भी उधर भेज दो, या ऐसा करो माइनस √3k मतलब माइनस √3k को ही उस साइड भेज दो, यहाँ बचेगा 9 माइनस 2√6 बराबर, इसी को उस साइड भेज दिए, √3k प्लस में हो जाएगा। अगर यहाँ से k का मान निकालना चाहोगे तो 9 माइनस 2√6/√3। अब इतना आंसर नहीं दिया होगा किताब में, ठीक है ना, तो इतना आंसर नहीं दिया गया तो इससे घबराना नहीं है, इसको सेपरेट कर देना है, √3 माइनस 2√6/√3। अच्छा √3 से अगर 9 को काटिएगा ना तो 3√3 से कटेगा, करके देख लो, √3 गुना √3 होगा, और 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि 9 को √3 से काटेंगे, √3 से अगर 9 को काटेंगे तो 3√3 होगा, ठीक है। या परिमेकरण करके काटो या यू काटो, एक ही बात होता है। अगर √3 से अगर 9 में भागा लगाएंगे तो कितना मरतबे लगेगा, तो 3√3 मरतबे लगेगा, ठीक है ना, तो ये कट जाएगा। या आप ऐसे भी करोगे, ऐसा करोगे ना तो भी होगा, 9/√3 है, इसको बच्चों की जैसा 9 क्लास में परिमेकरण करोगे, ऊपर 9√3 होगा और नीचे 3 होगा, 3√3 बाद में वही हो, बस प्रोसेस बढ़ा, ठीक है ना। यहाँ √3 से ये कट जाएगा कितना, √2, √3 से √6 को काटेंगे, ठीक है ना, तो √2, तो फाइनली इसका आंसर हो गया 3√3 माइनस 2√2। इसका ये एक्चुअल आंसर हो गया, चेक कर सकते हो, किताब में मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे आप लोग कर लोगे, 3 4 आपको बन जाएगा। 11 नंबर में अभी जो बनाए ना, 11 नंबर जैसे बनाए ना अभी 11 नंबर की भांति 3 4 बनेगा, ठीक है। 11 नंबर जैसे बनाए ना अभी, 11 नंबर समीकरण बना करके उसको प्रतिस्थापन विधि मतलब विलोपन विधि से हल करके ए और बी का मान निकाले है ना, सेम उसी तरीका से 13 का 3 4 बनाओगे, ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब आगे हम लोग 14 नंबर पे आते हैं, ठीक है। चलिए 14 नंबर पे आते हैं, इसका आंसर नहीं मिला, आंसर है ना ये। चलिए अगला नंबर देना है, 14 नंबर का फर्स्ट सवाल समझना है, ठीक है, और लिखना भी है। बहुत ही आसान सवाल से स्टार्ट हुआ है, आपको थ्योरी में जो पीछे की क्लास में बताए थे उसी पर आधारित सवाल है। कारण निम्नलिखित द्विघात समीकरण को गुणनखंड द्वारा हल करें। आपने द्विघात बहुपद को पढ़े थे, उसमें भी यही काम किए थे, इसमें भी यही काम करेंगे। 14 नंबर का सारा सवाल, 15 नंबर का सारा सवाल एक ही टाइप से बनने वाला है, ठीक है ना। वो मेथड है गुणनखंड विधि। हमने बताए थे कि किसी भी द्विघात समीकरण को 3 मेथड से बना सकते हैं, ठीक है ना। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा सूत्र विधि, ठीक है ना। तो 3 विधि आपको पीछे लिखाए थे कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल कर सकते हो, या आप
सूत्र विधि लगा सकते हो या आप पूर्ण वर्ग विधि लगा सकते हो। तीनों विधि से आपको हल करने के लिए सीखना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए 14 का फर्स्ट सवाल जो है बहुत आसान है, गुणनखंड विधि से कह रहा है हल करने के लिए। लिखिए 2x², हाँ लिखिए -5x + 3 = 0, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करना है। देखो 2 तिया 6, लाना कितना है 6 में, ऐसा तोड़ना 6 को -5x आना चाहिए। अगर फर्स्ट और रफ कर रहे हैं, यहाँ पर रफ समझना पहले, रफ यहाँ पर कॉन्सेप्ट है क्या कॉन्सेप्ट है रफ में, तो 2x² को अगर 3 से गुना करेंगे तो 6x², और 6x² को 2 भागों में तोड़ना है कि 5x आना चाहिए, 5x आना चाहिए। अगर इसको मान के चलो 3x, ठीक है, कितना 3x -3x, और इसको -2x लिखेंगे, ठीक है ना, -3x -2x लिखेंगे तो -5x हो जाएगा, हाँ। और ये दोनों को अगर गुना कर देंगे तो ये दोनों को अगर गुना कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कितना हो जाएगा 6x², इसके बराबर हो जाएगा। यही मेथड है गुणनखंड का। ऐसा अगर आप तकनीक को अपना लेते हैं तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए आप सीख जाइएगा, ठीक है। यही तकनीक को अगर दिमाग में अगर आप सेट कर लेते हैं तो एकदम गुणनखंड आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर 2x² -3x -2x + 3 = 0। ये -5x को तोड़ने के लिए ही ये रफ को आपको समझाया गया, ठीक है। अब आइए कॉमन लेते हैं, ये दोनों के बीच कॉमन लेंगे और ये दोनों के बीच कॉमन लेना है, ठीक है। और ये दोनों के बीच आप क्या देख रहे हैं, क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, तो 2x - 3 कॉमन लेने के लिए हो जाना चाहिए। इस दोनों के बीच अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो एक तो आ रहा है, एक कॉमन ले लेंगे, 2x - 3 = 0। इसको हम लोग लिख देंगे x - 1 × 2x - 3 = 0, ठीक है, नोट करिए। और यहाँ पर x - 1 = 0 और 2x - 3 = 0, x = 1 और 2x = 3 और x = 3/2, तो ये आंसर हो गया। चलिए ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नंबर देखो ना, रूट वाला है, बहुत फंसता है रूट पे ही तो विद्यार्थी अटकता है, ठीक है ना। और रूट को समझना और प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है। रूट वाला सवाल जो है ना, सवाल परीक्षा में भी रहता है और विद्यार्थी को, बहुत कम विद्यार्थी इसको फैक्टराइज कर पाता है। कहा देगा गुणनखंड विधि से हल करना, तो गुणनखंड विधि से ही हल करना होगा। अगर तुमको कहेगा गुणनखंड विधि से हल करना, तुम लगा दिया सूत्र विधि, तो आपको गलत कर देगा, ठीक है ना, एक भी मार्क नहीं देगा, ठीक है। तो जिस मेथड से सवाल को बनाने के लिए कहा जा रहा है उसी मेथड से बनाना है। अब देखो 3x² -2√6x + 2 = 0। अब इसका फैक्टर करना है, इसका फैक्टर करना है, 3x² + 2, ये दोनों गुना होगा। ये इसका लिए भी कंसेप्ट यही है कि कंसेप्ट यही है, क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट यही है क्या कि अगर 3x² को 2 से गुना करेंगे तो 6x² होगा, और 6x² को ऐसा तोड़ोगे कि बीच वाला आना चाहिए, ठीक है ना। समझो 3x² और 2 को गुना किए तो 6x²। अब 6x² है, 6x² को 2 खंडों में ऐसा तोड़ना है कि बीच वाला पुरना चाहिए। दिमाग लगाने का काम करेंगे कि कैसे टूटेगा। देखो अगर -√6x, अगर -√6x को हल करेंगे, -√6x -√6x, अगर ये दोनों को हल करेंगे तो -2√6 होगा। जैसे -√2 -√2 होता है, वैसे ही -√6 -√6 और ये दोनों को जब गुना करोगे, ये दोनों को जब गुना करोगे तो क्या आएगा, गुना करके -√6 माइनस 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 गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और √6 गुना √6 6 हो जाएगा, x गुना x x² हो जाएगा, जो कि पूरा का पूरा ये मिल रहा है, ठीक है ना।
ऐसा ही हम लोग तरीका को अपनाने का काम करेंगे और गुणनखंड सीखने का काम करेंगे। अगर जीवन में गुणनखंड नहीं सीखेगा तो फिर आगे असफल हो जाएगा। आगे भी बहुत इसका लंबा प्रोसेस है। गुणनखंड विधि एक ऐसा है कि बहुत ही छोटा में सवाल बनता है, ठीक है ना, बहुत ही कम जगह लेता है। बाकी जो आप सूत्र विधि देख रहे हो, पूर्ण वर्ग विधि देख रहे हो, इस सब में क्या होता है, लंबा प्रोसेस होता है, ये छोटा प्रोसेस में बनता है। तो इसलिए गुणनखंड विधि को सीखना बहुत ज़रूरी है। आगे बहुत तरह की सवालों में काम आने वाला है। फिजिक्स में भी इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें तोड़ के इसको सेट करते हैं। 3x² माइनस इसको लिखेंगे √6x माइनस √6x 2 बराबर 0। अब देखो इसमें कॉमन लेना, ये दोनों के बीच कॉमन लेना और ये दोनों के बीच कॉमन लेना, और ये दोनों के बीच कॉमन लोगे तो कैसे कॉमन होगा। यहाँ कॉमन में भी विद्यार्थी को दिक्कत होता है, समझो। ये दोनों के बीच कॉमन लेना है, ये दोनों के बीच क्या कॉमन आएगा तो कहेगा अच्छा x ही तो कॉमन हो रहा, नहीं x के साथ 3 भी कॉमन हो रहा है। कैसा, √3 भी कॉमन हो रहा है। अगर इसके साथ x के साथ √3 कॉमन लेते तो होता है, ठीक है ना। √3x कॉमन लेंगे यहाँ पर तो √3 गुना √3 3 तो होता है, ठीक है ना। तो √3 गुना √3 3 होता है तो यहाँ √3x हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा √3x गुना √3x ये 3x हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। अब यहाँ पर √6 है तो इसमें √3x कॉमन हुआ, ठीक है ना। x तो बाहर हो गया, 6 में से √3 कॉमन हुआ तो क्या बचा, √2 तो बचा ना। अच्छा √3 गुना √2 √6 होगा ना, माइनस ई दोनों में कॉमन लेना है, ई दोनों में कॉमन लेना है। ई दोनों में क्या कॉमन होगा तो देखो ये √2 से डिवाइड होता है, यह भी डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो √2 कॉमन होगा, कैसे, तो √2 कॉमन लिए 6 में तो √3x बचा, हाँ √3x बचा, और यहाँ पर +2 है और √2 कॉमन आया है तो माइनस √2 बचेगा, क्योंकि √2 गुना √2 2 होता है बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको देखने का काम करेंगे, सही बना है या गलत। देखो यहाँ सही बना है या गलत बना है। ये ब्रैकेट को ध्यान पूर्वक देखो और ये ब्रैकेट को ध्यान पूर्वक देखो। ये दोनों ब्रैकेट आपको इक्वल मिलेगा, समान, एक समान, जरा सा इधर उधर नहीं ब्रैकेट में। इधर भी देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में एकदम समान। ये मतलब ये बता रहा है कि तुम्हारा गुणनखंड सही बना है, ठीक है ना। अन्यथा अगर इसमें डिफॉल्ट होता है, इसमें कुछ त्रुटि होता है या कहीं इसमें कुछ एरर होता है तो आपका सवाल गलत है, ठीक है। ये फैक्टर का पहचान है कि आपका फैक्टर सही है या गलत है, ठीक है। अब चलते हैं इसको हम लोग गुणनफल के रूप में लिख देते हैं √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2 बराबर 0। अब जिसने 9th क्लास में गुणनखंड पढ़ा है उसको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। एकदम 9 क्लास की गुणनखंड से संबंधित है, इसलिए कहा जाता है 9 क्लास में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। √3x माइनस √2 बराबर 0, √3x माइनस √2 बराबर 0। अब ये √3x बराबर हो जाएगा √2 और x बराबर हो जाएगा √2/√3 या होल √2/3 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर √3x बराबर √2 और x बराबर √2/√3, ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कहाँ अटकते हो, रूट वाला पे, ठीक है ना। सवाल जब परीक्षा में आता है ना रूट वाला गुणनखंड तो वहाँ पर फंसते हो, इसलिए इस पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें अब एक 3 नंबर के सवाल को देख लेते हैं। 3 नंबर की सवाल, 3 नंबर में सवाल है 3x² माइनस 14x माइनस 5। देखिए 3x² माइनस 14x माइनस 5। अभी भी आपको गुणनखंड समझने का समय बाकी है, समझने का काम करो। और इस चैप्टर के बाद तुमको गुणनखंड फिर मतलब जो ना आगे कहीं पर ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ पर डायरेक्ट गुणनखंड किया जाता है, तब नहीं समझाया जाता है कि गुणनखंड से सवाल कैसे बनाते हैं। देखो रफ मतलब यहाँ पर कंसेप्ट बता रहे हैं, ये चीज़ को नहीं नोट कर सकते हो, ये सिंपल चीज़ है, समझने की चीज़ है, ठीक है ना। और परीक्षा में ये चीज़ को आप नहीं दर्शाओगे, ये चीज़ को नहीं दर्शाना, ठीक है ना। अगर लिख भी रहे हो तो ये चीज़ को नहीं दर्शाओगे, ठीक है।
गुणनखंड बनाने का कंसेप्ट एक ही है, फर्स्ट और लास्ट को गुना करो, 3x² माइनस 3x² गुना -5। अच्छा 3x² गुना -5 करेंगे तो -15x² हो जाएगा। अब -15x² को ऐसा तोड़ना है कि 14x आना चाहिए, ठीक है ना। कितना x आना चाहिए? 14x आना चाहिए। बताइए क्या तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? तो यहाँ पर अगर तोड़ेंगे तो कितना, 15 -15x अब प्लस x करेंगे। बताइए -15x अब प्लस x करेंगे तो -14x होगा कि नहीं? अरे -15x प्लस x करेंगे तो -14x नहीं होगा। अगर -15x और -15x गुना x करेंगे तो क्या होगा, -15x² नहीं आएगा और ये इसके बराबर नहीं होगा, बराबर है ना। यानी कंसेप्ट यही है गुणनखंड का कि बीच वाले को तोड़ने के लिए फर्स्ट और लास्ट को गुना किया जाता है और उस गुणनफल को ऐसा तोड़ने का काम करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाना चाहिए या दोनों को गुना करने पर फर्स्ट और लास्ट के बराबर आ जाना चाहिए, तो हम लोग का गुणनखंड का फैक्टराइज हो जाता है। चलिए तो यहाँ पर अब हम लोग इसको लिखेंगे 3x² माइनस 15x प्लस x -5 बराबर 0। अब ये दोनों के बीच कॉमन लेना और ये दोनों के बीच कॉमन लेना, ठीक है। ये दोनों के बीच कॉमन क्या होगा, 3x, और ये दोनों के बीच 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x -5, और ये दोनों के बीच कॉमन 1 आ जाएगा, x -5 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे x -5 इंटू x -3x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको लिख देंगे x -5 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर 5 और 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, ठीक है। ये आंसर हो गया। हाँ बाकी सवाल आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। अब आपको 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर छोड़ा जा रहा है, ये बना कर के आओगे, ठीक है।